नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला है। पहला आर्टिकल है कैश काउ। बेसिकली यहाँ पे आईपीएल की बात हो रही है कि कोरोना के होने के बावजूद, पैंडेमिक होने के बावजूद, जहां पे रणजी ट्रॉफी तक जैसे टूर्नामेंट्स भी कैंसिल हो गए थे, वहां पे आईपीएल प्रॉफिटेबल बना हुआ है और अच्छे खासे पैसे छाप रहा है। इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल यहाँ पे यह है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के, वो एक नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, कन्वेंशन बनाना चाहते हैं। अब ये आइडिया किस हद तक अच्छा है, ये आइडिया किस हद तक पोलराइजिंग हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर इंडिया के जियो स्पैटियल सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में बात हो रही। देखिए 15 फरवरी 2021 को पिछले साल जो हमारा जियो स्पैटियल सेक्टर था, इसको डीरेगुलेट कर दिया गया था। प्राइवेट कंपनीज को अच्छी खासी आप कह लो एक शह दी गई थी कि वो जियोस्पैटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करें। जियोस्पैटियल सेक्टर को एक पोटेंशियल कैश अर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश थी सरकार की, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं। इन कमियों को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे भरत लोहानी साहब और राजेश माथुर साहब कुछ सजेशंस दे रहे हैं। इन सजेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है, आप कह लीजिए कि अ लूप होल इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का कोalition बना हुआ है, और देखा जाए तो यूपी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी कोalition है, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है। ये जो पर्टिकुलर जंग है यहाँ पे, इस जंग में ओवरऑल कैसे बीजेपी का पलड़ा भारी हो रहा है, क्यों जो अपोजिशन है बीजेपी का, समाजवादी पार्टी लेड कोलिशन, ये कमजोर पड़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। किसके द्वारा? शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। कोई बहुत यूनिक आप कह लीजिए व्यू पॉइंट नहीं है, हालांकि एक पोटेंट व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट के ऊपर काफी बातचीत हो रही है। अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपनी आप कह लो राय दी है। यहाँ पे इनकी राय भी समझने की कोशिश करेंगे। और फिर द बाइफर्केशन बगबियर। देखिए ये जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2014 के थ्रू, इसके बाद आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग कर दिया गया, 2 स्टेट्स बन गए। लेकिन इन स्टेट्स की बहुत सी प्रॉब्लम अभी भी पेंडिंग है, वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो उसमें क्या क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं, और रिसेंटली इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई केंद्र की सरकार के द्वारा, जिसको हेड कर रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आशीष कुमार। हालांकि इस कमेटी से भी ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। पहली मीटिंग इसकी 17 फरवरी को है। क्यों नहीं होने वाला है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, कौन कौन सी चीजों पर केंद्र की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसको ओवर यहां डिस्कस किया गया है, इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो देखिए अभी के लिए उत्तर प्रदेश का जो फियर्स इलेक्टोरल बैटल है, उसमें एक तरफ है अखिलेश यादव जी का महागठबंधन कोalition, दूसरा योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखो तो 2017 में ओवरऑल किसी भी पार्टी के पास एडवांटेज नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी थी समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट, और ओवरऑल बीजेपी वहां पे एक एज ले रही थी और जीत गई 2017 के असेंबली इलेक्शंस को बीजेपी। लेकिन अब चीजें यहां पे काफी हद तक बदल चुकी हैं। क्यों बदल चुकी हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ गया है। स्पेसिफिकली ये जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट्स में बहुत डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट्स में एग्रीकल्चरल कम्युनिटी डोमिनेट करती है, और वो इन फार्म बिल्स के चलते बहुत ज्यादा नाराज थी। तो कुल मिला के यहाँ पे बीजेपी भी बहुत हद तक डिसएडवांटेज पे आ गया है। लेकिन कुल मिला के चीजें अपोजिशन के लिए भी अच्छी नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी का कोalition बना है अखिलेश यादव के अंदर, ये भी बहुत हद तक पोटेंशियल नहीं ला पाएगा। उसका कुछ रीजन बताया जा रहा है। यहाँ पे रीजन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स, अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपोजिशन है, उसके अलावा बीएसपी का भी है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ और ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। और यहाँ पे सारी पार्टीज कम्युनल कार्ड खेल रही है। देखो कोई भी पार्टी यहाँ पे दूध की धुली नहीं है। सब धर्म के नाम पे वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट के नाम पे वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये हिंदू वोट्स खींचते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं। तो दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले जिन जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी डोमिनेंट है, वहां वहां इलाके पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को फील्ड कर रहे हैं। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और ये स्ट्रेटजी 2017 में ओवरऑल बीजेपी के फेवर में चली गई थी।
क्यों फेवर में चली गई थी? क्योंकि 2017 में देखोगे 85 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में से 14 सीट्स जीत गया था कौन? बीजेपी। एक्चुअली में होता यह है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ठीक है भाई, अब वहां पे बीजेपी भी अपना कैंडिडेट फील्ड कर रहा है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट फील्ड कर रही है, मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट फील्ड कर रही है। अब ओवरऑल बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी अपना अलग लड़ रही है, तो अपोजिशन में जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही ज्यादा वोट वहां पे बढ़ जाएगा। और जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड होता हो तो वोट बंटना प्रिंसिपल पार्टी के फेवर में चला जाता है। तो मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 100 वोट पड़े, बीजेपी को मिले 30, बहुजन समाजवादी पार्टी ले गई 20, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ले गई 25, तो जीत कौन गया यहां पे? ये 30 वाला जीत गया, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। 50% नहीं चाहिए यहां पे आपको सीट जीतने के लिए, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो यहां पे एमएलए बन जाएगा। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपना अलग अलायंस बना रखा है, समाजवादी पार्टी ने जो अपना अलग अलायंस बना रखा है, ये अलग अलग अलायंस बनाना ओवरऑल ये दिखाता है कि पहली बात तो ये पार्टीज खुद अपनी अप्रोच में सेक्युलर नहीं है, दूसरा इनके लिए अपना खुद का पॉलिटिकल एजेंडा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये यूनाइट नहीं हो पा रही हो। चूंकि ये यूनाइट नहीं हो पा रही हैं तो बीजेपी का केस यहां पे स्ट्रांग हो रहा है और इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत ये पॉलिटिकल आर्टिकल है लेकिन ठीक है, यूपी की पॉलिटिक्स हल्की फुल्की समझने को मिलेगी। दूसरा ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी के लिए यहां पे बताया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान द्वारा कि यूपी के इलेक्शन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे तो इनका जो डोमिनेंट इलाका है वो गुजरात है, लेकिन गुजरात छोड़ के इन्होंने आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ा और एमपी बने। तो इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। इनफैक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर केंद्र में अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में उस पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा होना जरूरी है। आप देखिए लोकसभा में 80 सीटें तो केवल उत्तर प्रदेश की हैं और उस 80 सीटों में 70 लगभग बीजेपी के पास है। तो कल की डेट में अगर बीजेपी में ओवरऑल उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस चला जाता है तो केंद्र की में भी सरकार बना पाना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। ऑथर ये बोल रहा है कि अपोजिशन को यूनाइट रहना चाहिए था अगर बीजेपी को हराना है, वो यहां पे नहीं हुआ है, तो इस प्रकार की बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द बाइफर्केशन बगबियर, द सेंटर डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस दैट इट विल इनिशिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व वेक्सेशियस बाइफर्केशन इश्यूज। देखिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन दिया कि भाई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो भी बायलेटरल प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और इसके लिए कमेटी बनाई गई जिसको हेड कर रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आशीष कुमार साहब। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर कमेटी की पहली मीटिंग होनी है फरवरी 17 को, लेकिन ओवरऑल इस कमेटी से भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा यहां पे ऑथर कह रहा है। एक तेलंगाना के सीनियर ऑफिशियल ने बोला कि इस प्रकार की कमेटी बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है, द आउटकम इज गोइंग टू बी जीरो। तो ये पेसिमिज्म क्यों है? जब केंद्र की सरकार एक कमेटी बना रही है और पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तब भी लोगों को लग रहा है कि इस प्रकार की कमेटी से कुछ नहीं होने वाला है, तो इतना ज्यादा पेसिमिज्म क्यों है? इस पेसिमिज्म की एक वजह बताई जा रही है। वजह यह बताई जा रही है क्योंकि प्रोविजंस तो ये आपका आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में भी किए गए थे, लेकिन रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। म्यूचुअल रेजोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। जब भी कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जाती है तो आंध्र प्रदेश बोलता है ये हमारा, तेलंगाना बोलता है ये हमारा, और चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश की भी यही कंप्लेन है और तेलंगाना की भी यही कंप्लेन है कि भाई केंद्र की सरकार अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। जैसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अगर सेक्शन 48 देखें तो क्या लिखा है? In case of any dispute relating to the distribution of any goods or class of goods, the central government shall endeavor to settle such dispute through mutual agreement arrived between the government of the successor states, for that purpose failing which the central government may, on request by any of the government of the successor states, after consulting with the government of the successor states, issue such direction as it may deem fit for the distribution of such goods for the class of goods as the case may be under this subsection। मतलब सेक्शन 48 ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये बोलता है कि कोई पर्टिकुलर गुड आंध्र प्रदेश के पास जाएगा, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स तेलंगाना के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसीजन लेने से पहले केंद्र की सरकार दोनों सरकारों के साथ म्यूचुअल डिस्कशन करेगी और फाइनली अपना डिसीजन लेगी। ठीक है भाई, डिस्कशन यहां पे हुआ भी है लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला है।
इसका एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया गया है, दिल्ली में है आंध्र प्रदेश भवन। अब आंध्र प्रदेश तो बट गया, तो आंध्र प्रदेश भवन किसके पास जाएगा? आंध्र प्रदेश के पास जाएगा, तेलंगाना के पास जाएगा, या किस हिसाब से बटेगा? इस बात पे अब तक डिसीजन नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बोलना है, केंद्र की सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही। केंद्र की सरकार का बोलना है कि जब तुम लोगों से बात करो तो तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, कोई मिडिल ग्राउंड तुम्हारा निकल के ही नहीं आता है, कोई म्यूचुअल सेटलमेंट तुम्हारा निकल के नहीं आता है, तो हम कैसे बांटें चीजों को? तो चीजें रुक सी गई हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिस्कशंस में ज्यादा कुछ निकल के आ नहीं पाता है। फिर अगर आप सेक्शन 108 क्लॉज 1 की बात करो ऑफ द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो क्या बोला गया? If any difficulty arises in giving effect to provisions of this act, the president may by order do something not inconsistent with such provisions which appears to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry for a period of 3 years from the appointed day. बेसिकली आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के 3 साल के अंदर अंदर सारे पेंडिंग चीजें सॉल्व करनी है ओवरऑल दोनों स्टेट्स के साथ डिस्कस करके प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन 7.5 साल बीत चुके हैं आंध्र प्रदेश के टूटे हुए, और अभी तक बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं। कितनी हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं, राजीव गौबा जो कि होम सेक्रेटरी हैं, अजय कुमार भल्ला जो अभी होम सेक्रेटरी हैं, ये बहुत हाई लेवल मीटिंग्स ले चुके हैं। लेकिन इन हाई लेवल मीटिंग्स में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो ही नहीं पाती हैं, और इसलिए केंद्र की सरकार अपने कमिटमेंट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। और यहां पे फिर इल्जामबाजी लगने लगती है कि केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, केंद्र की सरकार बोल रहा है आंध्र प्रदेश कुछ नहीं कर रहा है, कमिटी पे कमिटियां बनती रहती हैं और होता कुछ नहीं है। एक और ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो को लेना था, अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें यह बोला गया था कि जब तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, तो वहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स है, आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ सीट्स को 175 से बढ़ा के आप कह लो 225 किया जाएगा, और तेलंगाना की नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को 119 से बढ़ा के 153 किया जाएगा। वो भी अब तक यहां पे पूरी तरीके से नहीं हो पाया। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओवरऑल इन दो स्टेट्स में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए। उधार का तो इशू चल ही रहा था कि तेलंगाना कब अपना उधार भरेगा, आंध्र प्रदेश सारा उधार बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत केंद्र सरकार की गलती भी यहां पे नजर आ रही है। अगर आप देखो तो शेड्यूल 13 ऑफ द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील फैक्ट्री बनाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर, दोनों के अंदर। फिर दुगाराजपट्टनम आंध्र प्रदेश में ओवरऑल एक पोर्ट बनाया जाएगा, तेलंगाना में एक रेल कोच की फैक्ट्री बनाई जाएगी। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, ये प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो इस बात को लेके भी दोनों सरकारें केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपने प्रॉमिस किया था आप पैसे भेजोगे, लेकिन तब भी नहीं आए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, जूमिंग इन ऑन द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज जियोस्पैटियल स्ट्रक्चर। ये क्या चीज है? जियोस्पैटियल का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, ज्योग्राफिकली स्पैटियली चीजों के डायमेंशंस को आंपना। इंडिया में कौन सी जगह पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो इलाका अर्बन है या नहीं है, वहां पे कितनी आबादी रहती है, आबादी अर्बनाइज्ड है या रूरल है, ओवरऑल क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीपीएस सर्विसेज की मदद से वहां पे ओवरऑल सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं, किस हद तक हमने आप कह लो स्पैटियली उस इलाके को मैप कर रखा है। जैसे इंडिया में एक मैप माई इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैप्स वगैरह रिलीज करता है और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर इलाके की इंफॉर्मेशन बताता है। तो इस इंफॉर्मेशन के दम पे हम बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को पैदा कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जियोस्पैटियल सेक्टर के बारे में मैंने पहले भी न्यूज डिस्कस की है। यहां पे पोटेंशियल की बात हो रही है। 15 फरवरी 2021 को केंद्र की सरकार ने एक बड़ा जबरदस्त डिस्कशन लिया था, मतलब डिसीजन लिया था, और जियोस्पैटियल सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया था। पहले ये जियोस्पैटियल सेक्टर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ही एक्सप्लोर किया जा सकता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसरो, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी गई कि ठीक है भाई, वो जियोस्पैटियल सेक्टर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जियोस्पैटियल सेक्टर को यहां पे डीरेगुलेट किया गया। तो मैप वगैरह बनाना, एक जगह की डिजिटल इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट करना, ये सब चीजें ओवरऑल अलाउ की गई। अगर आप देखो तो जियोस्पैटियल सेक्टर में कौन कौन सी सरकारी कंपनीज इन्वॉल्व है, तो सर्वे ऑफ इंडिया, आप समझ ही सकते हैं सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता रहता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
जो इंडिया के रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है, फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, ये सब जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में किस जगह पे क्या है, पानी है, लैंड है, वहां पे क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, क्या ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, किस प्रकार की आबादी रहती है, क्या उनका फाइनेंशियल लेवल है, इन सबको जोड़ दो तो बन जाता है जियो स्पैटियल। अब जियो स्पैटियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना यह अपने आप में एक मुश्किल काम है। नो डाउट इसके अंदर नेशन की जीडीपी को जबरदस्त इजाफा हो सकता है। जब ये गाइडलाइंस रिलीज की गई थी ना, इन गाइडलाइंस को लेके काफी हाइप आया था, काफी हाइपुला आया था। देखिए, जब भी सरकार गाइडलाइंस रिलीज करती है, थोड़ा बहुत तो देखो उन गाइडलाइंस की मार्केटिंग होती है और होनी भी चाहिए। जब तक जनरल पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऐसी गाइडलाइन निकली है, तब तक जनरल पब्लिक उस चीज के बारे में जानेगी ही नहीं। फिर इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई थी और इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी जियो स्पैटियल गाइडलाइंस की बात की गई थी। सरकार ने बजट में भी इसकी बात की, मीडिया ने भी ओवरऑल इसके पोटेंशियल को कवर किया। मीडिया ने बोला कि अगर प्रॉपर तरीके से जियो स्पैटियल सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए तो 2029 तक इस सेक्टर की हर साल 13% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हो सकती है। 1 लाख करोड़ रुपए तक पोटेंशियली हम अपनी जीडीपी को दे सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के थ्रू। तो एक ऐसा सेक्टर जहां पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ही अलाउड नहीं थी, वहां पे ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर अब पोटेंशियली इन्वॉल्व हो सकता है। और नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ अच्छी खबरें भी निकल के आई हैं, जैसे कि मैप माई इंडिया नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर्स खरीदा था, ओवर सब्सक्राइब किया था। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर्स लिस्ट हुए हैं बिकने के लिए, उससे ज्यादा लोग उनको खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो इसको आप बोलते हो ओवर सब्सक्राइब करना। फिर आप देखो तो जेनेसिस इंटरनेशनल करके एक कंपनी ने सिटी मैपिंग प्रोग्राम चलाया इंडिया के अंदर। तो जियो स्पैटियल सेक्टर में कुछ प्राइवेट कंपनीज ने ओवरऑल यहां पे पोटेंशियल इंटरेस्ट जरूर दिखाया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को। और कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार द्वारा रिलीज की गई जो गाइडलाइंस है वो एक रोल प्ले करती हैं। नो डाउट प्राइवेट इंडस्ट्री के वो प्लेयर्स जिनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर अरेना में, वो यहां पे इन्वॉल्व होना चाहेंगे। ओके, लेकिन क्या इसके बावजूद सिर्फ इन गाइडलाइंस के दम पे हम लोग अपने जियो स्पैटियल सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब यहां पे एनालिसिस शुरू होती है ऑथर की। अगर आप देखो तो जितना बड़ा इंडिया का जियो स्पैटियल मार्केट है ना, उस लेवल की हम प्रोडक्ट्स को बना पाए, उस लेवल की हम सर्विसेज को दे पाए, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी भी बहुत हद तक जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है जियो स्पैटियल चीजों की। इनफैक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि इस जियो स्पैटियल सेक्टर के थ्रू काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो अपना हाथ नहीं डाल रहे हैं। एक जो वजह है जिसमें हम लोग अभी जियो स्पैटियल सेक्टर में पीछे हैं, वो है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज में आपको कोर्स, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स दिख जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स दिख जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज मिल जाएंगे। इस प्रकार के कोर्सेज इंडिया के अंदर हमें चलाने चाहिए जियो स्पैटियल के उसमें। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पास टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक बेसिक नॉलेज लगती है, तब तक ओवरऑल इस सेक्टर के पोटेंशियल को हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर जब जियो स्पैटियल डाटा आएगा तो फिर डाटा शेयरिंग की भी बात आएगी, तो वहां पे फिर डाटा प्राइवेसी का भी सवाल उठेगा। तो अब तक हमने डाटा शेयरिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्लैरिटी लेके नहीं आए कि जो डाटा यहां पे कलेक्ट किया जाएगा उसको किस हिसाब से डिसेमिनेट किया जाएगा, कितना प्रोटेक्टेड होगा, कितना नहीं प्रोटेक्टेड होगा। डाटा प्राइवेसी लॉ भी अभी इंडिया के अंदर साइन नहीं हो पाया। तो ये भी एक बड़ा, आप कह लो, इशू आगे आने वाले समय में आने वाला है। कल की डेट में मान लो हमारा ये जो जियो स्पैटियल सेक्टर बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आएगी। ठीक है, और नो डाउट देखिए, अभी एकदम से तो ये जियो स्पैटियल सेक्टर उठेगा नहीं। कोई भी सेक्टर में जब आप कह लो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं, उसको ओपन अप किया जाता है, तो उस सेक्टर को नेचुरली इवॉल्व होने में थोड़ा समय लगेगा। कोई भी सेक्टर एकदम से उठ के खड़ा नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आप कह सकते हो कि सरकार को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। क्या है वो स्पेशल अटेंशन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द नीड टू पब्लिश द एंटायर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड मेक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूजर्स अवेयर ऑफ थिंग्स। तो जो भी यहां पे पॉलिसी सरकार ने बनाई है जियो स्पैटियल सेक्टर को लेके, पहली बात तो उसको पब्लिश करो। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इसके यूजर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल यूजर्स, उनको इस पॉलिसी के बारे में बताओ, उनको डाटा अवेलेबल करवाओ, उनको पोटेंशियल सब्सिडीज दो कि वो भाई जियो स्पैटियल सेक्टर में इन्वेस्ट करें, इन्वॉल्व हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को डेवलप करने पड़ेंगे जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी की यूज के स्टैंडर्ड्स।
और ओवरऑल इन स्टैंडर्ड्स के एडॉप्शन को मैंडेटरी करना पड़ेगा। तो अलग अलग जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ये ओवरऑल इन जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करें। इन स्टैंडर्ड्स के आधार पर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी और वो फिर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और फिर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। और शुरुआत में ओवरऑल ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए, लोगों की जेब से कम पैसा ना निकले, भले ही सरकार को इनिशियली अपनी जेब से पैसा निकालना पड़े। और डाटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन, को क्रिएशन का कल्चर आगे यहां पे आएगा। इसमें आप कह सकते हो कि इंडिया नेशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल, बेसिकली आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉडल को यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज, स्टार्टअप्स, जितने भी आपके डेवलपर्स हैं उनको यहां पे सरकार की तरफ से मदद लेनी पड़ेगी, लोकल लेवल पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और खास बात यह कि बड़ी क्वांटिटी में यहां पे डाटा निकल के आने वाला है, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए लोकल लेवल पे जियोस्पैटियल डाटा क्लाउड भी डेवलप करने पड़ेंगे। क्या है कि अब गूगल जैसे नेटवर्क्स जो भी इंडियन जियोस्पैटियल डाटा है इसको अपने यूरोपियन सर्वर्स में सेव करते हैं और आगे आने वाले समय में डाटा प्राइवेसी इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो जब आप इस जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हो तो शुरुआत से ही लोकल लेवल पे क्लाउड सर्वर्स को भी डेवलप करो जो यहां इस एक्सरसाइज से इकट्ठा होने वाले डाटा को शेयर करेंगे। समझ गए? और आप कह लो कि इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को डोमेन वाइज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से रिलेटेड, सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जोड़ के अपने पास डाटा रख सकता है और फिर इस डाटा के आधार पर जो भी इनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्लान्स बनते हैं कंजर्वेशन वगैरह के, उनमें यूज कर सकता है। और इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को मदद कौन करेगा? सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो। और सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो को ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होने वाली जो कंपनीज है ना, जो कि शुरुआती समय में जियोस्पैटियल सेक्टर में घुस रही हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इनिशियल फेजेस में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहां पे मदद मिल सके। अब कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गूगल वगैरह हो गए, इनको शायद सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स इस पर्टिकुलर फील्ड में घुस रहे हैं उनको एक्टिवली प्रमोट करना यहां पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इंडिया लैक्स द स्ट्राटा ऑफ कोर प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड जियोस्पैटियल एंड टू एंड। तो एक बैचलर प्रोग्राम चलाना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम एक ऐसी क्वालिटी स्किल्ड मैनफोर्स को तैयार कर सकें जो ओवरऑल जियोस्पैटियल सेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी रखती हो, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो नए इंटरप्राइजेस और जो नई कंपनियां खुल रही होंगी जियोस्पैटियल सेक्टर में, वहां पे नौकरियां भी ओवरऑल क्रिएट होने वाली है। तो ये ओवरऑल जियोस्पैटियल सेक्टर के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दी गई थी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ द डिबेट, अ कन्वेंशन ऑफ सीएम शुड नॉट बी ड्राउंड इन द पोलेमिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे ममता बनर्जी जी दीदी आपकी वेस्ट बंगाल के, एम के स्टालिन साहब तमिलनाडु के, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक काम करेंगे, एक नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर का कन्वेंशन बनाएंगे। अब ये जो इनिशिएटिव है अभी नेसेंट है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिला के पॉलिटिकली तो ये क्लियर है कि एक एंटी बीजेपी फ्रंट बन रहा है। हालांकि इसकी प्रॉपर आप कह लो एथोस क्या होगा, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसके ऊपर अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ। और इस प्रकार का चीज देखिए अच्छा नहीं है नेशनल यूनिटी के लिए, एक प्रकार का पोलराइजेशन है ये। इसकी एक वजह यह है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। राज्य की सरकार अक्सर कर केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है कि केंद्र की सरकार अपनी एक्सेसिव पावर का गलत तरीके से फायदा उठा रही है। सेंट्रल एजेंसी जैसे कि एनआईए का सरकारी लोगों के अगेंस्ट, राज्य की सरकार के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की पोस्टिंग को लेकर ओवरऑल केंद्र की सरकार ज्यादा ताकत ले रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर्स राज्य की सरकारों को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। फिर एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह अलग अलग राज्य की सरकारों के बीच में केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही है। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां के चीफ मिनिस्टर्स मिलके हो सकता है एक फ्रंट बना ले, और इस प्रकार के फ्रंट नेशनल यूनिटी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट और ज्यादा कम्युनलाइज करेंगे, पोलराइज करेंगे हमारी पॉलिटिक्स को। फिर तो ये पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और इस बीच में फिर योगी आदित्यनाथ जी ने केरला कश्मीर को लेके क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, ये सब बातें निकल आती हैं। देखिए, आइडियोलॉजिकल डिविजन्स होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका अलग होता है, ओके।
जरूरी यह है कि आप वोट डाल के अपने मन की पॉलिटिकल पार्टी चुनिए, इन पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो काम करके वोट को खींचे, ओवरऑल उनको डर लगे कि 5 साल बाद वो इलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की चीजें कि 2 स्टेट्स मिलके चीफ मिनिस्टर्स का एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट काम कर पाए, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देश को पोलराइज कर देगा। हमारे कह लो ऑलरेडी जो कमजोर सोशल फैब्रिक है उसमें और ज्यादा डिविजन्स और डिसेंशंस पैदा कर देगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कैश काउ। यहां पे आईपीएल की बात हो रही है। आईपीएल इस पैंडेमिक के समय पे भी इकोनॉमिकली रोबस्ट है, इसलिए यहां पे आईपीएल की तारीफ की जा रही है। रिसेंटली ही इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन हुआ बेंगलुरु में, और जबरदस्त ऑक्शन हुआ भैया। 552 करोड़ रुपए में यहां पे प्लेयर्स को खरीदा गया। 10 फ्रेंचाइजी ने यहां पे प्लेयर्स को खरीदा। ओवरऑल देखा जाए तो काफी लंबा समय हो गया आईपीएल में। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस समय पे एडम गिलक्रिस्ट ने बोला था कि मैं काऊ जैसा फील कर रहा था। होता है ना कि किसी मार्केट में जाओ तो लोग बोली लगा के चीज खरीद रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स को बोली लगा के खरीदा जाता था। तो शुरू में हो सकता है प्लेयर्स को डिमीनिंग लगता हो, एडम गिलक्रिस्ट ने स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन अब तो प्लेयर्स को मजा आता है। प्लेयर्स खुद इंतजार कर रहे थे कि भाई उनको कौन सी टीम खरीदती है, और जब अनाउंसमेंट आया तो प्लेयर्स ने अपने ट्विटर के थ्रू अनाउंस किया कि हाँ भाई मैं इस टीम के साथ हूं। अब 2 नई टीम्स आ गई, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर आप देखो तो बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स थे ओवरऑल इनको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया। एक विकेट कीपर बैटर है ईशान किशन, इनको 15 करोड़ में खरीदा गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। ठीक है, 23 साल के झारखंड के प्लेयर हैं ये। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पुराने खिलाड़ियों को खरीद लिया है। ओवरऑल डॉयन ब्रावो, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा। देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को खरीदा है 8 करोड़ में, भले इनको चोट लगी हुई है। ठीक है, और बुमराह भी आपका मुंबई इंडियंस में ही है। सुरेश रैना जो कि अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, इनको किसी ने भी नहीं खरीदा। स्टीवन स्मिथ, अरोन फिंच, इयोन मार्गन, इनको किसी ने भी नहीं खरीदा। मोस्ट प्रॉब्ली इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं खरीदे जा रहे हैं, इसकी यही वजह होगी कि भाई एजेड प्लेयर्स को शायद ये नहीं खरीदना चाहते हो। बहरहाल कौन से प्लेयर को खरीदा कौन से प्लेयर को नहीं खरीदा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पैंडेमिक के समय पे रणजी ट्रॉफी नहीं कंडक्ट हुई थी 2020-21 में। हालांकि इस साल रणजी ट्रॉफी हो रही है। 2020-21 में रणजी ट्रॉफी नहीं हुई, लेकिन हर चीज के बावजूद आईपीएल कंडक्ट कराया गया। इससे यह पता चलता है कि आईपीएल के चलते जो फाइनेंसेस हैं बीसीसीआई के, वो अभी भी मेंटेन्ड है। नो डाउट आईपीएल का जो मार्केटिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि एक वुमेन वाला आईपीएल भी शुरू किया जाए। हालांकि अभी इसके ऊपर कोई पक्की खबर नहीं है, बट आगे आने वाले 1-2 सालों में एक वुमेन सेंट्रिक आईपीएल भी शुरू किया जा सकता है। रणजी ट्रॉफी भी इस बार हो रही है। इस बार के आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स का ऑप्शन नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर्स है, पॉलिटिकल प्रेशर्स है, और होने भी चाहिए। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो कि इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, और इनके प्लेयर्स इंडियन आईपीएल लीग में, इंडियन प्रीमियर लीग में खेल के करोड़ों कमा के चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल आईपीएल के पोटेंशियल को यहां पे उठाया गया है, और पैंडेमिक के बाद भी आईपीएल का पोटेंशियल बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है स्पोर्ट्स के लिए। ये सब यहां पे बताया जा रहा है। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। इतना ही काम की चीजें थी दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, ध्यान रखिए।